एपिसोड की शुरुआत एक रहस्यमय होठ वाले व्यक्ति से होती है जो एक झील की ओर देख रहा है। उसके कंधे पर एक भविष्य का हथियार लटका हुआ है और उसका चेहरा एक मुखौटे के पीछे छिपा हुआ है क्योंकि वह ध्यान से एक ड्रोन के रास्ते को ट्रैक करता है। वह उसे झील में दुर्घटनाग्रस्त होते देखता है और तुरंत उसकी ओर भागता है। इस बीच हम देखते हैं कि ड्रोन झील के अंदर रहस्यमय चमकदार धागे छोड़ता है। ये धागे तेजी से शाखाएं बनाने लगते हैं और अधिक से अधिक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। जल्द ही ये धागे हमारे नायक एजरा के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। जब वह जीवन में आता है तो ड्रोन उसके मस्तिष्क के अंदर यादें छापना शुरू कर देता है। मैरी लेन में उसकी मुलाकात एक बेटी काइली से होती है और हमें पृथ्वी पर विदेशी आक्रमण की एक झलक भी मिलती है और कैसे उन्होंने खुद को जीवित रखने की कोशिश की। अचानक एजरा जाग जाती है और उसे पता नहीं चलता कि वह एक झील में है और डूबने लगती है। वह अपनी बुद्धि इकट्ठा करता है और चट्टानी तट की ओर तैरता है जबकि ड्रोन उसके मस्तिष्क की गतिविधियों को स्कैन करना जारी रखता है। भ्रमित एजरा भागने की कोशिश करता है लेकिन ड्रोन उसके शरीर विज्ञान का मूल्यांकन करते हुए उसकी गर्दन पर एक डांट मारता है। ड्रोन फिर अपने सिस्टम के माध्यम से डेटा चलाता है और एजरा को सत्यापित करता है। इस बीच वह खंडहर देखता है, एक विदेशी अंतरिक्ष यान और विशाल रेगिस्तान के बीच ऊंची इमारतें, और उसे एहसास होता है कि दौड़ना सामंती है। जल्द ही एक आदमी और एक औरत झील से बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे वह झील में अपने प्रतिबिंब को देखता है। आदमी आश्चर्यचकित हो जाता है कि वह इस बीच कैसा दिखता है। ड्रोन 3 भ्रमित इंसानों के आसपास मंडराता रहता है और फिर से उस आदमी की गर्दन पर तेजी से तीर चलाता है। इससे पता चलता है कि उसका नाम अब्राम है और तीनों इंसान एक दूसरे का परिचय देते हैं। फिना महिला पूछती है कि वे यहाँ कैसे पहुँचे लेकिन उनमें से किसी को भी कुछ याद नहीं है। इसके बारे में जब एजरा दूसरों को खंडहर दिखाता है तो फिना तुरंत इसे एक कैरिक अंतरिक्ष यान के रूप में पहचानती है जो पृथ्वी पर हमला करने वाले जहाजों के समान है। जबकि यहाँ जो हुआ उसकी संभावना पर चर्चा करते हुए उन्हें एहसास होता है कि उन सभी के पास आक्रमण के लिए एक अलग समय रेखा है। रहस्य अब्राम का कहना है कि वह 67 वर्ष का है लेकिन 25 वर्ष से ऊपर का नहीं दिखता है। उनकी बातचीत ड्रोन द्वारा बाधित होती है जो उन्हें पूरी वास्तविकता बताती है कि वे वर्तमान में पृथ्वी पर हैं। कैरिक के 400 साल बाद एक विदेशी साम्राज्य ने आक्रमण किया और मानव प्रजाति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस ग्रह से वे सभी लोग जिन्हें वे प्यार में जानते हैं मर चुके हैं, लेकिन उनके शरीर को पुनर्गठित किया गया है और जीन को वर्तमान समय के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया गया है। उन्हें पता नहीं है कि रहस्यमय होठ वाला अजनबी बारीकी से जासूसी कर रहा है। जबकि वे ड्रोन से आगे के प्रश्न पूछते हैं, ये पता चलता है कि उन्हें वापस लाया गया है। स्पार्क्स जैविक बुनकरों की मदद से जीवन जीने के लिए जो मानव जाति को वापस लाने में मदद करने का वादा करते हुए आसपास के तत्वों से मानव प्राणियों को जटिल रूप से तैयार करते हैं। ड्रोन उन्हें उस बस्ती के बारे में बताता है जहां अन्य मानव भी हैं और उन्होंने अपने प्रियजनों को देखने की संभावना के साथ पुनर्जन्म लिया है। फिर से 3 इंसान अपनी आपूर्ति उठाते हैं और झील से स्पार्क्स को एक कनस्तर में इकट्ठा करते हैं और ड्रोन का पीछा करना शुरू करते हैं। जिस तरह से हमें आक्रमण के दौरान एजरा के जीवन से फ्लैशबैक मिलते हैं, वह और उसकी पत्नी असफल रूप से वाशिंगटन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ता ढूंढने के लिए नक्शा खरीदने के बाद ऑनलाइन नेविगेशन सिस्टम बंद हो जाता है। एजरा अपने परिवार से वादा करता है कि वह उन्हें सुरक्षित रखेगा। हालांकि एक गुप्त फिना अब्राम के प्रोत्साहन के बावजूद अपने पिछले जीवन के बारे में कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार कर देती है। इस बीच वे विशाल धातु के छल्ले के साथ एक जगह पर पहुंचते हैं। जमीन से बाहर निकल रहे हैं लेकिन वे अकेले नहीं हैं। रहस्यमय लबादा वाला अजनबी उनकी पूंछ पर अपना हथियार लाद रहा है। उसके सुडौल युवा शरीर से उत्साहित अब्राम धातु के छल्लों की ओर दौड़ता है और बाकियों को हौंफते हुए पीछे छोड़ देता है। उसे छल्लों पर अजीब प्रतीक खुदे हुए मिलते हैं और वह भोलेपन से छूता है। उनमें से एक है और उसे तुरंत बिजली का झटका लग जाता है। शुक्र है कि वह ठीक है और बताता है कि जब उसने प्रतीक को छुआ तो उसे ज्वलंत छवियां मिली। अचानक एक गोली ड्रोन से नीचे गिरती है और एक डांट सीधे अब्राम के कंधे पर लगता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। एजरा के सरल धोखे की बदौलत वह अपनी पिस्तौल से उन तीनों का शिकार कर रहा है। वे चतुराई से आगे बढ़ते हैं और अजनबी को पकड़ लेते हैं और हमारा परिचय जैक्स नामक एक त्वचा सवार से होता है जिसकी गर्दन पर एक चमकता हुआ परजीवी होता है जिसे वह एक साथी के रूप में संदर्भित करता है। जैक्स ज्यादा कुछ नहीं बताता है रिंग पर प्रतीकों के बारे में जानकारी, लेकिन स्पष्ट रूप से बताती है कि वह स्पार्क्स चाहता है। जबकि एजरा रिंग पर एक प्रतीक से विचलित हो जाता है जिसे उसने पहले देखा था कि अजनबी उसे लात मारकर गिरा देता है और उससे हथियार ले लेता है। हालांकि फिना उस पर अपनी पिस्तौल तान देती है और उसे हथियार नीचे गिराने के लिए कहता है। स्ट्रेंज ये कहते हुए उपहास करता है कि हथियार उसके लिए बहुत उन्नत है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि फिना ने इसे एक गोली के साथ लोड किया और सीधे उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे वश में कर लिया, लेकिन इससे पहले कि वे त्वचा छोड़ सकें, राइडर ने एजरा को बताया कि वह उसे अपने भाई के पास ले जा सकता है। एक त्वरित फ्लैशबैक दृश्य में हम देखते हैं कि एजरा अपने छोटे भाई को सिले से उठा रहा है। ठीक उसी समय जैसे ही कार अंतरिक्ष यान वर्तमान समय में पृथ्वी पर हमला करना शुरू करते हैं, तिकड़ी जैक के ज्वार को पीछे छोड़ते हुए बस्ती की ओर बढ़ती है। उन्हें पता नहीं चलता है
स्किन राइडर्स अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में परजीवियों के माध्यम से संचार कर सकते हैं। जल्द ही 3 अन्य स्किन राइडर्स उसे ढूंढते हैं और एक चौंकाने वाले मोड़ में उसे काट देते हैं। हम देखते हैं कि स्किन राइडर्स में से एक कोई और नहीं बल्कि CUS है, जो अब जानता है कि उसका भाई इस बीच जीवित है। तीनों मनुष्यों को उस रात एक गुफा में आश्रय मिलता है। अब्राहम अपने घाव के कारण तेज बुखार से जलने लगता है और कोई अन्य विकल्प न देखकर वे उसे एक छोटे पोखर में खींचते हैं और चमत्कारिक रूप से चिंगारी छोड़ते हैं। फिना एक स्वस्थ और पूरी तरह से ठीक हो चुके अब्राहम को जगाती है। अगली सुबह उनके लिए सौभाग्य की बात है कि जिस गुफा में वे सोए थे उसमें एक सुरंग है जो पहाड़ियों को काटती है। इसलिए फिना और एजरा के बीच एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उनका रास्ता छोटा हो जाता है, जहां वह संकेत देती है कि हमेशा एक सम्मानजनक अतीत नहीं होने के कारण तीनों एक जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लू द स्किन राइडर्स उन्हें ट्रैक करने में कामयाब रहे और हॉट परस्यूट में हैं। एजरा उनका ध्यान भटकाने के लिए पीछे रुक जाता है, जबकि बाकी लोग बस्ती की ओर भागते हैं। उसे आश्चर्य होता है कि सिलास ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया है, जो उसे स्किन राइडर में बदलने के उद्देश्य से खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता है। बस्ती में फिना और अब्रा एक भारी बैरिकेड वाले दरवाजे से निकलने में कामयाब रहे और एक ड्रोन पीछा करते हुए 2 खाल सवारों को गोली मारता हुआ उड़ गया। फिर वह एजरा के पास गया और बस्ती के चारों ओर सुरक्षात्मक बाधा के कारण उसे की उसकी नाक के नीचे से बाहर निकाल दिया। सवार इसके पास नहीं जा सकते हैं और इंसान अभी सुरक्षित हैं। बस्ती के अंदर सुरक्षित पहुंचने के बाद उन्हें एहसास होता है कि सब कुछ उतना सही नहीं है जितनी उन्हें उम्मीद थी, क्योंकि यह थोड़ा सुनसान दिखता है और एजरा को उसी प्रतीक के साथ खुदा हुआ एक कंगन मिलता है जिसे उसने विशाल धातु में देखा था। फ्लैशबैक दृश्य से पहले रिंग करें। हम देखते हैं कि वह लेन और उनकी बेटी काइली कार अंतरिक्ष यान से बचने के बाद अपने माता पिता के घर पहुंच गए हैं। हालांकि केबिन में एक रहस्यमय घोंघे के खोल जैसी दिखने वाली वस्तु के साथ एक बॉक्स के अलावा कोई भी नहीं मिला है। बॉक्स में कंगन और विशाल धातु की अंगूठी पर एक ही प्रतीक है। एपिसोड तब समाप्त होता है जब ड्रोन बस्ती के परिसर के अंदर दफन मानव की 134 कब्रों को दिखाता है। दूसरा एपिसोड फ्लैशबैक दृश्य के साथ शुरू होता है, क्योंकि 2 भाई एजरा और सेलेस वॉशिंगटन को जलते हुए देखते हैं। जब वे अपने केबिन में वापस आते हैं तो एलियन हमला करते हैं। एजरा लिन को सूचित करता है कि वह अपने माता पिता को खोजने के लिए निकल जाएगा, क्योंकि दूर संचार बंद है। लिन उसे अकेले जाने देने के लिए अनिच्छुक है और उसे अपने भाई को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। हालांकि एजरा सीस को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो ऐसा नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखें, और जाहिर तौर पर इससे दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव पैदा हो गया है। एजरा को जब एहसास हुआ कि बस्ती में कोई जीवित नहीं बचा है तो उसने भारी धातु के दरवाजे को धातु की छड़ से खटखटाना शुरू कर दिया। पीला ड्रोन उन्हें अंदर ले गया। बस्ती के बनकरों से पता चलता है कि यह 1 साल से बस्ती के अंदर है और पिछले जीवित मानव निवासियों की एक संक्रामक बीमारी के कारण मृत्यु हो जाने के ठीक बाद आया था। उन्हें निराशा हुई कि उन्हें पता चला कि वे भी एड्स से संक्रमित हो गए हैं, क्योंकि फिना से खून बहना शुरू हो गया है। स्पार्क्स के लिए उसकी नाक ही एकमात्र समाधान है, ताकि बीमारी के प्रति अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए एक टीका तैयार किया जा सके। इसके लिए उन्हें पास की झील में जाना होगा और जब तक टीके नहीं बन जाते तब तक त्वचा राइडर्स की तलाश करनी होगी। वे लगातार मिनट दर मिनट कमजोर होते जा रहे हैं। फिना पीछे रह जाती है और 2 आदमी पीले ड्रोन के साथ बाहर निकलते हैं। इस बीच बस्ती के बाहर डंकन नाम के एक व्यक्ति का स्किन राइडर्स द्वारा पीछा किया जा रहा है और अंततः उसे पकड़ लिया जाता है। सीए पूछताछ करता है कि डंकन का साथी अन्य स्किन राइडर्स के कॉल का जवाब क्यों नहीं देता है। हम देखते हैं कि डंकन का परजीवी चमक नहीं रहा है और कमजोर प्रतीत होता है, इसलिए वे भगोड़े को अपने शिविर में वापस ले जाते हैं। हालांकि जब त्वचा सवार अपने बेस पर वापस लौट रहे होते हैं तो उन्हें 2 मनुष्यों के बारे में सतर्क किया जाता है जो बस्ती के ढाल अवरोध को छोड़कर उत्तर की ओर भाग रहे हैं। CUS ने डंकन को पीछा करने के लिए एक निर्णय लेने के लिए मजबूर किया, जिसे जैक्स केवल अनिच्छा से स्वीकार करता है। इस बीच झील के रास्ते में 2 व्यक्ति पीले ड्रोन से कुछ सवाल पूछते हैं। ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें वापस लाने के पीछे कौन है। हालांकि ड्रोन ने ये दिखाते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। वास्तव में कोई रहस्यमय व्यक्ति है जो ड्रोन के साथ साथ चिंगारी को भी नियंत्रित कर रहा है। फिर ड्रोन ऊपर उड़ता है ताकि त्वचा सवारों पर नजर रखी जा सके, जबकि मानव जोड़ी आगे बढ़ती है। हमें पता चलता है कि एजरा आक्रमण से पहले एक सैनिक था, जबकि अब्राहम एक मनोरोगी था। अंत में चिकित्सक झील पर पहुंचते हैं और स्पार्क्स को पानी में छोड़ देते हैं ताकि वे बस्ती में वापस दवाएं बना सकें। फिना लाल ड्रोन को ठीक करने की कोशिश करती है और उसे खोलने में सफल होती है, लेकिन वह भी तेजी से कमजोर होने लगती है क्योंकि उससे खून टपकने लगता है। नाक और कान अब ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हैं। वह जमीन पर लेट जाती है। कुछ देर बाद ही वह उठती है और एक गोरी महिला उसे देख रही होती है। फिना नहीं पहचानती कि वह लिन एजरा की पत्नी है। हालांकि उसे जल्द ही पता चलता है कि वह महिला केवल एक होलोग्राफिक एआई है। उसकी मदद के लिए लाल ड्रोन द्वारा प्रक्षेपण भेजा गया। बाद में जब वह बुखार के कारण बेहोश होने वाली थी, लिन का एआई प्रक्षेपण लाल ड्रोन से अनुरोध करता है कि वह फीना के किसी करीबी का प्रक्षेपण भेजे। ट्विस्ट में हम डंकन का प्रक्षेपण देखते हैं। इस बीच झील पर उसकी ओर मदद का हाथ बढ़ाते हुए एजरा ने खुलासा किया कि स्किन राइडर्स में से एक उसका भाई सेलेस है, जबकि उसे उम्मीद है कि स्पार्क्स उसके भाई को परजीवी से छुटकारा दिला सकता है।
अब्राहम इस बात पर जोर देता है कि सेलेस अब इंसान नहीं है और वह एजरा को नहीं देख सकता है। एक भाई के रूप में उनकी बातचीत पीले ड्रोन से बाधित होती है जो उन्हें स्किन राइडर्स के पास आने की चेतावनी देता है। इससे पता चलता है कि वे एक छोटे स्काउट ड्रोन का अनुसरण करते हैं जो उन्हें बस्ती में वापस ले जाएगा, जबकि यह स्पार्क्स को गहरे पानी में छिपा देगा। जल्द ही दोनों व्यक्ति अलग हो जाएंगे और अब्राहम स्काउट ड्रोन के साथ निकल जाता है, जबकि एजरा पीछे से घात लगाकर हमला करता है। हालांकि वह नहीं जानता है कि राइडर की गर्दन के पीछे का परजीवी अपने साथियों के साथ संवाद कर सकता है और वह तुरंत जैक्स और उसके लोगों से घिर जाता है और अगले में बंधक बना लिया जाता है। दृश्य एजरा स्किन राइडर के अस्थायी शिविर में जागता है जहां उसका भाई गश्त कर रहा है और निर्बाध बातें सुन रहा है। ये स्पष्ट हो जाता है कि स्किन राइडर्स एक पंथ जैसे समूह का हिस्सा हैं, जो मानते हैं कि परजीवी उन्हें फ्लैशबैक दृश्य में मानव जाति की आदिम बुद्धि से मुक्त करता है। हम देखते हैं कि एजरा ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि उसके माता पिता कहाँ हैं। तभी अचानक उसने पास में एक विदेशी जहाज को दुर्घटनाग्रस्त होते देखा। जब वह जहाज के पास पहुंचा तो जहाज के मलबे से गुलाबी धुएं ने उसे आंशिक रूप से अंधा कर दिया। शुक्र है कि उसने उसे एक पेड़ के खिलाफ झुका हुआ पाया और उसे वापस ले गया। वर्तमान समय में केबिन में एजरा अपने भाई को अपने साथ आने के लिए कहने की कोशिश करता है ताकि स्पार्क्स उसे ठीक कर सके और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगता है क्योंकि परजीवी धीरे धीरे सो जाता है। सीए का मानवीय पक्ष एजरा को बिना किसी निमंत्रण के भागने का इशारा करता है, भाग जाता है और अब्राहम को पाता है और वे दोनों वैक्सीन की अतिरिक्त दवा और भोजन के लिए कुछ समुद्री शैवाल इकट्ठा करने के बाद झील पर वापस आ जाते हैं। वे बस्ती की ओर वापस भागते हैं। एपिसोड समाप्त होता है क्योंकि फीना वैक्सीन के रूप में बस्ती के अंदर रहने वाले क्वार्टर में जागती है। धीरे धीरे उसे बुखार से उबरने में मदद मिलती है। तीसरा एपिसोड युद्ध के मैदान के बीच में फेनाइट के साथ खुलता है क्योंकि कैरिक युद्धपोत अंधाधुंध रूप से नीचे के मनुष्यों को निशाना बनाते हैं। डंकन को घायल देखकर और एक कार के पीछे छुपकर वह मदद के लिए चिल्लाती है क्योंकि दृश्य जल्दी से वापस आ जाता है। बस्ती में हम देखते हैं कि फिना अपने सपनों में उपरोक्त घटनाओं को फिर से देख रही है। इस बीच पीला ड्रोन अब्राहम से बस्ती का जल्द पता लगाने का आग्रह करता है। वे मचान के साथ बंद एक दरवाजे पर ठोकर खाते हैं। एक चमकदार सफेद रोशनी दरवाजे से निकलती है और ड्रोन इब्राहिम को जांच करने के लिए प्रोत्साहित करता है। फ्लैशबैक दृश्य में इसके पीछे क्या है, हम फिना के अतीत की एक झलक देखते हैं जिससे पता चलता है कि अपने मंगेतर और बिजनेस पार्टनर ग्रेगरी पामर के साथ मिलकर फिना ने एक विस्तृत बिजनेस योजना में हजारों लोगों को धोखा दिया था। जबकि ग्रेगरी भाग गई थी और उसके तुरंत बाद उसने सिएटल जेल में 6 साल की सजा काटी थी। रिहा होने पर वह एफबीआई के विशेष एजेंट जेम्स डंकन से मिलती है और उससे अपनी गलतियों को सुधारने के प्रयास से ग्रेगरी को खोजने में मदद करने के लिए कहती है। डंकन ने वर्तमान समय में स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। एजरा ने फिना को वह कंगन दिखाया जो उसे आंगन में मिला था, उसी प्रतीक के साथ जो उन्होंने देखा था। रिंग करता है और उसे बताता है कि उसने आक्रमण के दौरान अपने माता पिता के घर में प्रतीक देखा था। अचानक अब्राहम द्वारा उनकी बातचीत में बाधा डाली जाती है जो अधीरता से उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम ने वास्तव में बंद दरवाजे से सभी मचान खींच लिए हैं। पहले एजरा की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह अचानक दरवाजा खोलता है और कहता है कि उसे लगता है कि दरवाजा अंदर खोला जाना चाहिए। उन्हें ओबेलिस्क नामक एक विशाल पत्थर का स्तंभ मिलता है जो इब्राहिम के साथ संवाद करना शुरू कर देता है। इस बीच त्वचा में राइडर कैंप सेलेस हाल ही में पकड़े गए डंकन को एक सेल में फेंक देता है। वह सूचित करता है भगोड़े को आश्वासन दिया गया कि वे उसके साथी को ठीक कर देंगे और उसे एक बार फिर नियंत्रण में लाएंगे। बाद में वह डंकन को जैक्स के साथ विवाद करने के लिए मजबूर करता है, जो स्किन राइडर समुदाय में सबसे बड़ा और मजबूत है, जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है कि डंकन आसानी से अपनी तेज चाल से सीढ़ी पर काबू पा लेता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि परजीवी की उपस्थिति मस्तिष्क से शरीर तक संदेशों के हस्तांतरण में देरी का कारण बनती है और युद्ध के दौरान मनुष्यों को लाभ देती है। सीए का सुझाव है कि इस पर काबू पाने का एकमात्र तरीका एक जटिल मस्तिष्क सर्जरी है जिसके लिए उन्हें ड्रोन की आवश्यकता होती है। बस्ती में अब्राहम को ओबेलिस्क से उन प्रतीकों के माध्यम से संदेश मिलना शुरू हो जाता है जो उसकी सतह पर दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। वह बताता है कि जो कोई भी ओबेलिस्क के दूसरे छोर पर है, वह चाहता है कि वे अधिक मनुष्यों को वापस लाने के बदले में बस्ती के पूर्व में दफन एक हथियार लाएं। शुरू में मृत एजरा पूरी तरह से इस अनुबंध के खिलाफ था, लेकिन फिना द्वारा उसे बताए जाने के बाद कि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तो अधिक मानवीय हास्य आवश्यक है। पीला ड्रोन और एजरा धनुष और तीर से लैस होकर हथियार खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, जिस रास्ते पर एजरा अपनी बात व्यक्त करता है। संदेह है कि ड्रोन जानबूझकर अब्राहम को दरवाजे की ओर ले गया था, जिसके जवाब में ड्रोन स्पष्ट उत्तर देता है और जिन भी ताकतों ने इसे बनाया है उसके बारे में सवालों से ध्यान भटकाता है और फ्लैशबैक दृश्य में ये स्पार्क होता है। हम देखते हैं कि डंकन ग्रेगरी पामर को पकड़ने में फिना की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और दोनों फिना के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। साइबर सुरक्षा में एक विशेषज्ञ होने के नाते वह उसे सिंगापुर तक ट्रैक करने में कामयाब होता है और एफबीआई को सूचना देता है। इस बीच पीला ड्रोन एजरा को उस स्थान पर ले जाता है जहां हथियार छिपा हुआ है। उन दोनों को बिना बताए उसे दूर से एक स्किन राइडर स्काउट द्वारा देखा जा रहा है।
जब वह हथियार की खोज कर रहा होता है तो दूसरों को सचेत करता है। ड्रोन से पता चलता है कि नीचे एक शक्तिशाली हथियार है जो त्वचा को मारने के लिए बनाया गया है। राइडर्स हैरान होकर एजरा का कहना है कि वह हथियार नहीं ला सकता क्योंकि इसका मतलब उसके भाई को भी मारना हो सकता है, लेकिन ड्रोन उसे आश्वस्त करता है कि केवल परजीवी के मानव शरीर से छुटकारा पाने का तरीका उन दोनों को मारना है जब कोई अन्य विकल्प नहीं दिखता है। एजरा हथियार को वापस त्वचा पर ले आता है। राइडर कैंप जैक्स अपने कुछ लोगों के साथ एजरा और ड्रोन को उनके मस्तिष्क प्रयोग के लिए पकड़ने के लिए निकलता है। CUS ने डंकन को झरने का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर किया, जिससे उसे डंकन के घायल साथी को ठीक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच बस्ती में फिनानेली के AI होलोग्राम के साथ अधिक बातचीत की और महसूस किया कि वह एजरा की पत्नी है, जबकि उनके निजी जीवन पर चर्चा करते हुए वे अंततः लाल ड्रोन को थोड़ा ठीक करते हैं, जबकि बाद में फिना ने डंकन को वापस लाने की इच्छा व्यक्त की, ये जानते हुए भी कि वह पहले से ही एक स्किन राइडर है। स्पष्ट रूप से भावुक है। वह उसके साथ जो किया उसके लिए माफी मांगना चाहती है। अगला दृश्य हमें वापस एजरा के पास ले जाता है। अचानक ड्रोन एक चेतावनी देता है कि स्किन राइडर्स आ रहे हैं और वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन घात लगाए बैठे हैं। उनकी संख्या तेजी से कम हो गई है। एजरा ने हथियार को त्वचा पर फेंक दिया है। सवारों को पता नहीं है कि यह क्या कर सकता है। निश्चित रूप से त्वचा के लिए पर्याप्त सवार है। जो सवार इसे छूता है वह ध्यान भटकाने का फायदा उठाते हुए तुरंत मर जाता है। एजरा दूसरों को पीटता है और बस्ती के अंदर ड्रोन की थोड़ी मदद से वह बस्ती में वापस भागने में सफल हो जाता है। हम देखते हैं कि एजरा को अभी भी ओबेलिस्क पर भरोसा नहीं है, जबकि अब्राम हमारे नायक को मजबूर करने के प्रयास में पूरी तरह से इसके जादू के अधीन है। ओइस्ट उसे AI दिखाता है उसकी पत्नी का होलोग्राम और सुझाव देता है कि यह उसे और उनकी बेटी को वापस ला सकता है। तीसरा एपिसोड समाप्त होता है और हमें उसी फ्लैशबैक दृश्य में वापस लाया जाता है जिसने एपिसोड खोला था। फिना मदद के लिए चिल्ला रही है क्योंकि डंकन अचानक लाल रंग की चमकदार रोशनी से घायल हो गया है। ड्रोन उतरकर उसकी गर्दन पर वार करता है और उसके मस्तिष्क की सभी यादों को स्कैन करता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, अधिसूचना चालू करें और 1000 लाइक या 100 टिप्पणियां छोड़ें यदि आप चाहते हैं कि हम भाग 2 को जारी रखें। धन्यवाद।